नमस्ते मित्रों, मैं फिर से जीव विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न को लाया हूँ आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है युग्मन जनन। युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। और भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जाइगोट की कोशिका का विभाजन होता है। दूसरा नंबर अंतर है कि इस प्रक्रिया में युग्मक जनन की प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, परंतु भ्रूणोद्भव में की प्रक्रिया में द्विगुणित जाइगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कुछ प्राणियों जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, पक्षी आदि में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। तो मैं बता दूं मित्रों कि एंटीबॉडी के निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। पहला है, जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। इसे आइसोनाइजेशन कहते हैं। दूसरा कार्य है, एंटीबॉडी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है, उसे उदासीनता कहते हैं। और तीसरा कार्य है, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता है। इसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहलगनता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं बता दूं सहलगनता में क्या होता है कि सहलगनता किसी गुणसूत्र के जीन्स को साथ साथ रखती है, परंतु विनिमय में क्या होता है कि विनिमय गुणसूत्र के जीन्स को पृथक करता है जिससे नए संयोग बनते हैं। संलग्नता का दूसरा अंतर है कि जीन्स में के पास स्थिति होने पर सहलगनता की तीव्रता बढ़ती है, परंतु विनिमय में क्या होता है कि जीन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति घटती है। तीसरा नंबर अंतर है कि इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बने रहते हैं। विनिमय में क्या होता है कि ये संतान में जनक लक्षणों को बदल देते हैं। और चौथा नंबर अंतर है कि अनुवांशिक विज्ञों द्वारा जीवों में नई प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं, सहलगनता में होता है, परंतु विनिमय में क्या होता है कि विनिमय में ये नई प्रजाति के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखे। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। पहला है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी और दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी क्या होता है मित्रों? आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन में डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीवन के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है कि रासायनिक अभियांत्रिकी। ये दो प्रमुख तकनीक है। रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होता है कि प्रक्रमों में रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्मजीवों को सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण पर
नियंत्रण के उपाय को लिखे। तो मित्रों मैं बता दूं, ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरनाक प्रदूषण होता है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसको नियंत्रण करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला नंबर उपाय है कि अधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों के स्थान पर कम शोर करने वाली मशीनें लगानी चाहिए। दूसरा नंबर है कि आबादी से दूर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित की जानी चाहिए। तीसरा नंबर उपाय है कि लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ पैदा करने वाले यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगनी चाहिए। और चौथा नंबर उपाय है कि ध्वनि अवशोषक पदार्थों के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। और पांचवा उपाय है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने कानून की कड़ाई से अनुपालन होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एंटीबॉडीज तथा इंटरफेरॉन्स में क्या अंतर है, बताइए। तो मैं बता दूं कि इंटरफेरॉन्स में क्या होता है कि ये सूक्ष्म जीव से संक्रमित किसी भी कोशिका से स्रावित होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज में क्या होता है कि ये केवल प्लाज्मा की बी कोशिकाएं से उत्पन्न होते हैं, बीटा कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। इंटरफेरॉन्स में क्या होता है, दूसरा नंबर अंतर है कि ये तीव्र प्रतिक्रिया दर्शाते हैं किंतु अस्थायी सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज में क्या होता है कि ये धीमी क्रिया वाले किंतु दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा नंबर अंतर है कि कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं। एंटीबॉडीज में क्या होता है कि कोशिकाओं के बाहर क्रिया करते हैं, और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वे अंदर में क्रिया करते हैं, कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं। अगला अंतर है कि ये शरीर का द्वितीय रक्षा स्तर बनाते हैं, इंटरफेरेंस। एंटीबॉडीज में क्या होता है कि ये शरीर का तृतीय रक्षा स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवाहित रोगों के रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मित्रों कि संदूषित जलवाहित रोगों जैसे टाइफाइड एवं अतिसार जैसे रोगों के रोकथाम हेतु हमें स्वच्छ जल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। अगर आप अपने दैनिक जीवन में स्वच्छ जल का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस प्रकार के रोगों का आप शिकार बनेंगे, जैसे टाइफाइड और अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात प्रतिरक्षण एवं उपार्जित प्रतिरक्षण में अंतर स्पष्ट करें। जन्मजात एक प्रकार का अवशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मौजूद होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षण रोगजनक विशिष्ट है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया होती है, जिसका अभिलक्षण स्मृति पर आधारित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताएं। तो क्या होता है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में निम्न हार्मोन कार्य करते हैं, जैसे पीट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उद्योपति पुत्कोद्दीपक हार्मोन, जिसके हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कहते हैं, तथा पीत पिंडकर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH कहते हैं शामिल है, जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रभाव से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो इसका उत्तर है कि यौन संचालित रोगी के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। जैसे एक नंबर में है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत व्यक्ति से यौन संबंध नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग चिकित्सक से मिलकर रोग का पता करके इलाज कराना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, यह बायोलॉजी के विवि या अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो मैं आप लोगों के लिए लाया। अगर आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जो आपको नए नए वीडियो में ला सकूं। आपने मेरी बातों को भली भांति सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।